Everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 11th history chapter 3rd Empire Across Three Continents. आज के इस वीडियो में हम तीन महाद्वीपों में फैले साम्राज्य रोमन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको 11th के सभी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल में आपको मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये जो पिक्चर है जिसमें आप मैप देख सकते हैं, यहाँ रोमन एम्पायर का एरिया दिखाया गया है और ये रोमन एम्पायर जो है तीन महाद्वीपों में फैली हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, जहाँ पर यूरोप में इसका बहुत बड़ा पार्ट है, ये पूरा यूरोप है। फिर इसका ये वाला पार्ट जो है एशिया का है और यहाँ ये जो है वो अफ्रीका में फैला हुआ है। तो इस तरह से तीन महाद्वीपों में फैले हुए इस रोमन एम्पायर को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं, इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है। एंशिएंट रोम बिगिन एज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस अलोंग द टिबर रिवर एंड व्हाट इज़ नाउ इटली। तो प्राचीन रोम शहर की स्थापना जो है छोटे छोटे गांवों से मिलकर हुई थी, जो कि टिबर नदी के किनारे वर्तमान इटली देश में स्थित है। यूरोप के इटली देश में रोम नाम का शहर जो है छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना था और धीरे धीरे डेवलप होता हुआ ये एक बहुत बड़े सिटी में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं रोम की लोकेशन। ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में ये जो देश है यूरोप का, ये है इटली। और इसी इटली में हम देख सकते हैं ये है रोम की लोकेशन। यहाँ है रोम, जो कि टिबर, रोम जिस रिवर के पास में है दैट इज़ टिबर रिवर, टाइबर रिवर भी उसको कहते हैं। रोम जो है मेडिटेरियन सी जो है उसके किनारे पर स्थित इटली का एक शहर है और अभी वर्तमान में ये इटली की कैपिटल भी है, राजधानी है। इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। और यहाँ पर आपको जो ये पूरा मैप दिख रहा है, इस मैप में जितने भी सारे ये डार्क कलर में आपको जो दिख रहे हैं, ये वो पूरा एरिया है जहाँ पर ये रोमन एम्पायर फैला हुआ था थ्री कॉन्टिनेंट्स में, अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। तो ये पूरा जो साम्राज्य है दैट इज़ रोमन एम्पायर, एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स है। और अगर हम इसको समझे सीधी तरह से तो इसकी लोकेशन जो है मेडिटेरियन सी के चारों तरफ है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो मेडिटेरियन सी है उसके चारों तरफ ये जो रोमन एम्पायर थे वो फैला हुआ था। ठीक है, इसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट्स आते हैं। ठीक है, इस रोम सिटी का जो विकास है वो अराउंड 750 बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे विलेज यूनाइटेड होकर जो है रोमन सिटी या रोम सिटी में डेवलप हुए थे। तो ये है रोम सिटी और रोम की लोकेशन। अब स्टार्ट करते हैं हम इस रोमन एम्पायर का टाइमलाइन को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 700 BC में रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था और 753 में रोम की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पर लगभग 800 ईयर्स तक 200 ईयर्स तक मोनार्की रूल रहा। फिर 500 BC से लेकर जो क्राइस्ट का बर्थ है वहाँ तक 500 ईयर्स तक यह एक रिपब्लिक के रूप में रहा, गणराज्य के रूप में रहा। फिर उसके बाद ऑगस्टस सीजर 27 जो है वो आया एडी में और वहाँ से ये एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में फैल गया। और 3rd सेंचुरी के बाद जो है ये रोमन एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्पायर में चेंज हो जाता है। 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, लेट एंटिक्विटी जिसको कहा जाता है। तो ये पूरा जो टाइमलाइन है यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 ईयर्स तक 700 BC से 500 BC तक मोनार्की, फिर 500 से लेकर 27 AD तक जो है ये रिपब्लिक था। 27 AD में से ये एम्पायर के रूप में एस्टेब्लिश हुआ और 300 के बाद जो है इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब इसके एरिया की बात करें, रोमन एम्पायर जो है कितने बड़े एरिया में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसमें यूरोप का मोस्ट ऑफ द पार्ट वॉज देयर, लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रिसेंट यानी जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया का जो पूरा पार्ट है जो फर्टाइल क्रिसेंट बनाता है, तो उस फर्टाइल क्रिसेंट के
चारों तरफ ये फैला हुआ था। नॉर्थ अफ्रीका इसमें आता था। यूरोप एंड अफ्रीका सेपरेटेड बाय मेडिटेरियन सी एक्सपेंडेड टू ऑल डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ। तो ये मेडिटेरियन सी के चारों तरफ नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ था। इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी इस रोमन एम्पायर की वो राइन एंड डेन्यूब रिवर तक थी, यानी राइन एंड डेन्यूब रिवर के बाद उसके नॉर्थ में रोमन एम्पायर नहीं था। साउथ में इस एम्पायर की बाउंड्रीज जो है सहारा डेजर्ट तक जाती थी। तो इस तरह से डेन्यूब और राइन रिवर से लेकर सहारा डेजर्ट तक ये जो है एम्पायर एक्सटेंडेड था, फैला हुआ था। अब इस रोमन एम्पायर को बारे में जानने के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस है। तो रोमन हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेस टू गो ऑन विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स में यहाँ के सोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट, सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड वन इज मैटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट के अंदर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है वो एनाल्स के रूप में बहुत सारी मिलती है। लेटर्स हैं, स्पीचेस हैं, सरमन्स हैं, लॉज हैं, ये सारे सब हमारे पास रोमन हिस्ट्री को जानने के टेक्सचुअल सोर्सेज हैं। फिर डॉक्यूमेंटल सोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, कट ऑन स्टोन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है जो ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑन पैपिरस स्क्रॉल्स, पैपिरस पेपर के ऊपर बहुत सारे जो रोलिंग पेपर होता था उसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो रोमन एम्पायर के ट्रेड एक्टिविटी से रिलेटेड होते थे। वो सारे के सारे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रोमन एम्पायर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड है मैटेरियल रिमेन्स, जिसमें बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, पोट्री है, कॉइन्स है, मोज़ेक्स हैं, ये सारे सब जो है वो मैटेरियल रिमेन्स हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल सोर्सेज जिन्हें कह सकते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज, टेक्सचुअल, डॉक्यूमेंट्स एंड मैटेरियल रिमेन्स। ठीक है, जिनसे हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब रोमन एम्पायर जिस पीरियड में था उसके साथ ही साथ एक और एम्पायर उस समय डेवलप हुआ था। तो देयर वर टू पावरफुल एम्पायर्स सेम पीरियड में थी। फर्स्ट वन इज द रोमन एम्पायर। द टू एम्पायर दैट रूल्ड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड 630 CE वर। तो जीसस क्राइस्ट से लेकर उनकी बर्थ से लेकर 630 तक जो है वर्ल्ड में दो बड़ी एम्पायर रूल कर रही थी। दे वर द रोमन्स एंड द ईरानियन। ठीक है, तो दो एम्पायर हैं, रोमन एंड ईरानियन एम्पायर। ईरानियंस वर नेबर्स। जो ईरानियन एम्पायर थी वो रोमन एम्पायर के नेबर में थी, ईस्ट में थी, सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स। तो यूफ्रेट्स रिवर के ईस्ट में ईरानियन एम्पायर थी, वेस्ट में रोमन एम्पायर थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यूफ्रेट्स रिवर जो थी इनकी बाउंड्री लाइन थी। दे वर राइवल्स, ये रोमन और ईरानियंस दोनों आपस में राइवल्स थे एंड फाउट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। और अपनी हिस्ट्री में 630 ईयर्स की हिस्ट्री में ये दोनों बहुत सी बार बहुत सारी वॉर्स में एक दूसरे से कम्पीट किए थे, जिसमें कभी रोमन्स कभी ईरानियन जीते थे। तो इस तरह से ये राइवल एम्पायर्स थे, दोनों नेबरिंग एम्पायर थे जो यूफ्रेट्स रिवर से सेपरेटेड थे। ठीक है, द एरिया कंट्रोल्ड बाय द रोमन्स एंड द ईरानियन एम्पायर। अब इन दोनों ही एम्पायर द्वारा कौन कौन से एरिया कंट्रोल किए गए थे। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर की बात करें। द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्पेन इन यूरोप टू सीरिया इन द ईस्ट अलोंग द मेडिटेरियन सी इन टू अफ्रीकाज डेजर्ट। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि रोमन एम्पायर जो है स्पेन से लेकर सीरिया जो एशिया में है वहाँ तक, और वहाँ से फिर पूरा मेडिटेरियन कोस्ट जो सहारा डेजर्ट के नॉर्थ में है वो पूरा का पूरा अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट जो है इस रोमन एम्पायर के अंडर में था। और यूरोप में इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी वो राइन और डैन्यूब रिवर तक थी। साउथ में सहारा डेजर्ट जो है इसका सदर्न बाउंड्री बनाता था। जबकि ईरान की बात करें, ईरान कंट्रोल द एंटायर एरिया साउथ ऑफ कैस्पियन सी टू ईस्टर्न अरेबिया एंड एट टाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो यूफ्रेट्स रिवर के ईस्ट में जो ईरान, अभी का मॉडर्न ईरान है, इसके अलावा अफगानिस्तान का पार्ट, अरेबिया का बहुत सारा पार्ट जो है इस ईरानियन एम्पायर के अंदर आता था। तो कंपेयर करें तो रोमन एम्पायर का एरिया ईरानियन एम्पायर से बहुत ज़्यादा था और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। द फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। ठीक है, रोमन एम्पायर के पूरे का जो टाइम पीरियड है उसको 2 फेजेस में वी कैन डिवाइड। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज अर्ली रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर का पहला भाग जो है उसे अर्ली रोमन एम्पायर कहा जाता है और दूसरा भाग जो है उसे लेट रोमन एम्पायर कहा जाता है। अब दोनों के बीच की टाइमलाइन क्या है? द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी तक का जो पीरियड है दैट इज अर्ली रोमन एम्पायर, और 3rd सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है उसे कहा जाता है लेट रोमन एम्पायर। तो 3rd सेंचुरी जो है दोनों के बीच बाउंड्री लाइन है जहाँ पर अर्ली और लेट रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड
जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर। दोनों एम्पायर के बीच क्या क्या डिफरेंस थे। दोनों का टेरिटरी हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंसेस की। रोमन एम्पायर हैड अ डाइवर्स पॉपुलेशन। रोमन एम्पायर के अंदर डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज सोसाइटीज़ की पॉपुलेशन रहती थी एज दैट ऑफ ईरान, जबकि ईरान में इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी। ईरानी पॉपुलेशन में जो है इतनी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। द पार्थियंस एंड द ससेनियन डायनेस्टी दैट रूल्ड ईरान इन दिस पीरियड। अब ईरानियन जो एम्पायर था उसमें मेनली दो डायनेस्टीज ने रूल किया है। फर्स्ट वन इज पार्थियन एंड सेकंड वन इज ससेनियन। तो ये दो डायनेस्टी ने यहाँ ईरान पर रूल किया है ओवर द ईरानियन पॉपुलेशन, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी यहाँ की ईरानी ही थी। Whereas the Roman Empire was a variety of territories and cultures bound by the common system of government। जबकि हम रोमन एम्पायर की बात करें तो यहाँ पर वेराइटी ऑफ टेरिटरीज थी, माउंटेन्स भी थे, प्लेन्स भी थे, रिवर्स भी थे, डेजर्ट एरिया भी था, सारा सब कुछ डिफरेंट टाइप का वेराइटी ऑफ टेरिटरीज थी, और कल्चर्स भी डिफरेंट डिफरेंट थी, लेकिन ये सभी एक ही कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से रूल होते थे, जो कि रोमन एम्पायर था। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन। इस रोमन एम्पायर में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज ओनली ग्रीक एंड लैटिन। तो रोमन एम्पायर के इतने बड़े टेरिटरी में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी कॉमन पीपल द्वारा, लेकिन ऑफिशियल पर्पज से, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से सिर्फ दो ही लैंग्वेज का यूज़ होता था, यानी जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे वो ग्रीक एंड लैटिन, इन दो ही भाषाओं में दिए जाते थे। तो ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज थी रोमन एम्पायर की, ठीक है। द अपर क्लास ऑफ ईस्ट स्पोक ग्रीक। अच्छा, इसके साथ साथ जो ईस्ट पार्ट के अपर क्लास के लोग होते थे वो ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे, एंड दोज इन द वेस्टर्न पार्ट स्पोक लैटिन। जो स्पेन और फ्रांस और का जो वो पार्ट था वो है यहाँ लैटिन स्पोकन एरिया था, जबकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर स्पोक ग्रीक, ठीक है। तो रोमन एम्पायर के ईस्ट पार्ट में ग्रीक लैंग्वेज ज़्यादा चलन में थी, स्पेशली एलिट क्लास या रिच क्लास के लोगों के द्वारा, और वेस्टर्न पार्ट में लैटिन। ऑल द पीपल इन द रोमन एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ सिंगल रूलर। जितने भी लोग इस रोमन एम्पायर में रहते थे वो एक ही राजा द्वारा रूल किए जाते थे। द एम्परर इररिस्पेक्टिव वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक। चाहे वो किसी भी एरिया में रहते हो और कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन उन सभी का रूलर एक ही था, जो रोमन एम्पायर का रूलर था। तो रोमन एम्पायर वॉज फार मोर डाइवर्स देन ईरान। अब यहाँ पर दोनों की हम कंपेयर करते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी एम्पायर थी। तो यहाँ पर ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इस मैप में, दो मैप यहाँ पर मैंने शो किए। फर्स्ट मैप में ये जो है ये इसके वेस्ट का ये जो एरिया है ये रोमन एम्पायर का एरिया है। यहाँ पर यूफ्रेट्स रिवर जो है वो दिखाई देगी, और ये मेसोपोटामिया से होकर ये जो आ रही है, यहाँ देखो मेसोपोटामिया है, तो उसकी वेस्ट का जो पार्ट है दैट इज़ रोमन एम्पायर, और ईस्ट में जो है पार्ट है वो ससेनियन एम्पायर का है। ये पूरा जो है यहाँ आइबेरिया से लेकर ये जो पूरा एम्पायर है वो ससेनियन या ईरानियन एम्पायर है। यहाँ दूसरा मैप देखें तो यहाँ पर भी ये बाउंड्री लाइन जिसमें येलो पार्ट जो है वो रोमन एम्पायर का दिखाया गया है, जो कि यहाँ यूरोप है, फिर ये एशिया है और ये अफ्रीका का है। तो ये रोमन एम्पायर का पार्ट है, और इसके ईस्ट में जो है वो ईरानियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर दिखाई गई है। तो यूफ्रेट्स रिवर्स जो है दोनों के बीच का एक तरह से बाउंड्री लाइन थी। यूफ्रेट्स रिवर सेपरेट्स रोमन एम्पायर एंड ससेनियन एम्पायर, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में थ्री मेन प्लेयर्स किन्हें कहा जाता है? हु वर द थ्री मेन प्लेयर्स? तो देयर वर थ्री मेन प्लेयर्स। फर्स्ट वन इज द एम्परर हु इज नोन एज प्रिंसिपेट। पहला प्लेयर जो है राजा को माना जाता था, सम्राट को कहा जाता था, और सम्राट के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता था दैट वाज प्रिंसिपेट। सम्राट को प्रिंसिपेट कहा जाता था। दूसरा प्लेयर जिसे माना जाता है वो है सीनेट, संसद जिसे कह सकते हैं, विच रिप्रेजेंटेड द वेल्दी फैमिलीज ऑफ रोम एंड इटालियन डिसेंट, मोस्टली लैंड ओनर्स। अच्छा, इस सीनेट के जो मेंबर्स होते थे वो कौन होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये रोम और इटली की वेल्दी फैमिली के लोग होते थे, और डिसेंडेंसी में ये चलता रहता था, यानी पिता के बाद वेल्दी फैमिली का जो पिता है मेंबर होता था, उसके बाद उसका बेटा मोस्टली जो है सीनेटर बनता था, और ज़्यादातर ये सारे सब बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे जो सीनेट के मेंबर्स थे, जो कि दूसरा प्लेयर था इस रोमन एम्पायर का। फिर बात करते हैं थर्ड प्लेयर की। थर्ड प्लेयर जो है यहाँ पर कहा गया है वो है आर्मी को। आर्मी जो है यहाँ की थर्ड प्लेयर मानी जाती है, विच वॉज अ
paid and professional army where soldiers had to put up 25 years of services. रोमन एम्पायर वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोफेशनल और कैश पेड जो है आर्मी थी, जहां पर उनको सोल्जर्स को सैलरी मिलती थी। प्रोफेशनल आर्मी थी, सोल्जरशिप जो है एक जॉब था वहां पर, और हर पर्सन को वहां पर अप टू 25 ईयर्स तक मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वॉज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर। ये जो है इस रोमन एम्पायर का सबसे विशिष्ट लक्षण माना जाता है। द आर्मी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड, ये जो रोमन आर्मी थी ये उस समय की सबसे बड़ी पेड आर्मी थी और बॉडी ऑफ द रोमन एम्पायर। इट हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ द एम्परर्स, और रोमन आर्मी जो है वही राजा के भविष्य को निर्धारित करती थी, क्योंकि आर्मी अगर राजा के फेवर में है तो फिर राजा शक्तिशाली होता था। द आर्मी वॉज हेटेड बाय द सीनेटर्स, लेकिन इस आर्मी को सीनेटर्स पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जनरली आर्मी राजा के फेवर में रहती थी और इससे राजा शक्तिशाली हो जाता था और सीनेटर्स के निर्णयों को वो नहीं मानता था। दस इट कैन बी सेड दैट द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द थ्री प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के राजनीतिक इतिहास में थ्री प्लेयर्स जो है वो एम्परर, दूसरा एरिस्टोक्रेसी, यानी एरिस्टोक्रेसी का मतलब द सीनेट, और थर्ड वन इज आर्मी। इन तीनों को थ्री मेन प्लेयर्स रोमन हिस्ट्री में कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रोमन एम्पायर में जो है उत्तराधिकार, सक्सेशन का क्या नियम था, किस तरह से राजा की मृत्यु के बाद अगले राजा का निर्धारण होता था, कैसे राजा चेंज होते थे। तो फैमिली डिसेंडेंसी आइदर नेचुरल और अडेप्टिव वाज द डिसाइसिव फैक्टर इन द सक्सेशन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर। ठीक है, पारिवारिक उत्तराधिकार जो है वो जनरली सन्स को ही मिलता था, चाहे वो नेचुरल सन हो या अडॉप्ट किए हुए दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्रों को भी जो है उत्तराधिकार यहाँ दिया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर दोनों ही प्रकार के, या आइदर नेचुरल और अडॉप्टिव सन, दोनों को ही रोमन एम्पायर में उत्तराधिकार का अधिकार था। द आर्मी वॉज ऑल्सो वीडेड टू दिस कंसेप्ट, आर्मी को भी इस कंसेप्ट का नॉलेज था और वो जो भी अडॉप्टिव सन होता था उसको भी एक्सेप्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल टिबेरियस वॉज नॉट द नेचुरल बट अडॉप्टेड सन ऑफ ऑगस्टस। टिबेरियस जो ऑगस्टस का बेटा था वो उसका अडॉप्टिव सन था, न कि नेचुरल बेटा, लेकिन ऑगस्टस की मृत्यु के बाद टिबेरियस ही जो है अगला प्रिंसिपेट बना था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑगस्टिन एज की। ऑगस्टिन एज का मतलब जब ऑगस्टस सीजर जो है रोमन एम्पायर का राजा बना। द ऑगस्टिन एज इज रिमेंबर्ड एज द एज ऑफ पीस। ऑगस्टस की पीरियड को रोमन इतिहास में शांति के युग के रूप में जाना जाता है। इट ब्रोट पीस आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ एंड सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। बहुत सारे वर्षों के आंतरिक संघर्ष और युद्धों के इतिहास के बाद ये शांति आई थी। यानी ऑगस्टस के राजा बनने से पहले रोमन एम्पायर में बहुत सारे संघर्ष युद्ध होते रहे थे। एक्सटर्नल वॉरफेयर वाज आल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 सेंचुरीज। और ऑगस्टस के एम्परर बनने के बाद फर्स्ट 2 सेंचुरीज में रोम के दूसरे देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए थे। आंतरिक युद्धों की संख्या भी कम हो चुकी थी और बाह्य युद्ध या विदेशी युद्ध भी इस समय कम हुए थे, इसलिए ऑगस्टन एज को एज ऑफ पीस, शांति का युग कहा जाता है। द वास्ट, अब फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वास्ट रोमन एम्पायर। इस इतने बड़े रोमन एम्पायर का जो है प्रशासन किस तरह से चलाया जाता था। 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो द वास्ट रोमन एम्पायर वॉज कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ अर्बनाइजेशन। इतने बड़े इस रोमन साम्राज्य का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता था शहरों के माध्यम से, अर्बनाइजेशन के माध्यम से। यानी शहर जो यहाँ पर थे इस रोमन एम्पायर में, वो शहर प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम थे। All the territories of the empire were organized into provinces and were subject to taxation. जितनी भी इस रोमन एम्पायर के भाग थे दूर दराज की, वो सभी भाग जो है वो अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे और हर राज्य को जो है टैक्स पे करना होता था एम्परर को। कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटियोक दैट लाइन द शोर ऑफ मेडिटेरियन वर द फाउंडेशन ऑफ द इंपीरियल सिस्टम। और इस
रोमन एम्पायर में तीन बड़े सिटी कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक, जो तीनों ही शहर जो है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ये तीनों ही शहर इस रोमन एम्पायर के इस प्रशासनिक व्यवस्था के नियंत्रण के प्रमुख केंद्र थे। इट वॉज थ्रू दीज सिटीज दैट द गवर्नमेंट वॉज एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कंट्री साइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ। और इन्हीं तीन शहरों के माध्यम से सरकार जो है सभी राज्यों से टैक्स कलेक्ट करती थी, और इन्हीं तीनों शहरों के माध्यम से जो सारे संपत्ति रोमन एम्पायर में आई थी वो इन्हीं तीनों शहरों के माध्यम से आई थी। तो ये तीन बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, नाम याद रखना, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक। कार्थेज जो है वो यूरोप का शहर है, अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका का शहर है, और एंटियोक जो है वो एशियन सिटी है। तीन अलग अलग महाद्वीपों के तीनों शहर जो है रोमन एम्पायर के प्रशासन का मुख्य धुरी सेंटर थे। दिस शोज दैट द लोकल अपर क्लास वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड with the Roman state in administrating their own territories and collecting taxes from them। और ये भी यहाँ पर ये इंडिकेट होता है कि जो अपर क्लास, सोसाइटी की अपर क्लास थी, एलिट क्लास थी, रिच क्लास थी, वो प्रशासन के मामलों में एक्टिवली इन्वॉल्व रहती थी। यानी प्रशासन का नियंत्रण, टैक्स कलेक्ट करना और इस तरह के मामलों में जो धनी वर्ग था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था एडमिनिस्ट्रेशन में, और पूरे साम्राज्य को नियंत्रण भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता था। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ का रिच एलिट क्लास था वो पूरे प्रशासन को नियंत्रण करने में राजा को सहयोग करता था। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं इस रोमन एम्पायर के प्रशासन की अगली प्रमुख बातों की। तो दो थ्रू आउट द सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी द प्रोविंशियल अपर क्लासेस प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर दैट एडमिनिस्टर्ड द प्रोविंसेस एंड कमांडेड द आर्मी। सेकंड और थर्ड सेंचुरी के पीरियड में ऑगस्टस के एम्परर बनने के बाद जो अपर क्लास थे सोसाइटी की, उसने बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स प्रोवाइड कराए थे जिन्होंने प्रोविंस और नेशनल जो पूरा एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत अच्छी तरह से रन किया था। दस दे बिकेम द न्यू एलाइट ऑफ द रोमन एम्पायर। और इस तरह से ये जो अपर क्लास था, रिच क्लास था, वो नए एलाइड बन गए थे। सीनेटर्स की कंपैरिजन में ये नया एक ग्रुप यहाँ पर डेवलप हुआ था। दे कंट्रोल द आर्मी एंड लुक्ड आफ्टर द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एलाइट था, नया एलाइट वर्ग, ये आर्मी को भी कंट्रोल करता था, साथ ही साथ में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करते थे। दे बिकेम मच मोर पावरफुल देन द सीनेटोरियल क्लास। और ऑगस्टस के बाद ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, इवन सीनेटर्स से भी। सीनेटर्स जो है देश के लॉज बनाने वाली एक संस्था थी, संसद की तरह की एक संस्था थी, उनसे भी ये ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर। और राजा जो है इस वर्ग के साथ था, राजा को इनका सपोर्ट होता था। एम्परर गैलिनियस नाम का जो एम्परर था कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर बाय एक्सक्लूडिंग सीनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड। ठीक है, गैलिनियस नाम का जो सम्राट था उसने क्या किया था, एक नया रूल बनाया कि सीनेटर्स को मिलिट्री सर्विस से हटा दिया। यानी सीनेटर्स जो है वो मिलिट्री सर्विस नहीं कर सकते थे, ओनली ये जो एलिट क्लास था, अपर क्लास था, रिच क्लास था, वही लोग जो है मिलिट्री में जा सकते थे। ही डिड दिस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम फॉलिंग इनटू देयर हैंड्स। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो साम्राज्य का नियंत्रण सीनेट के हाथों में जाने से रोकना चाहता था, इसलिए सीनेट को कमज़ोर करने के लिए उसने उनसे मिलिट्री सर्विस छीन ली, मिलिट्री सर्विस उनके लिए बैन कर दी। ठीक है, तो गैलिनियस एम्परर था जिसके द्वारा सीनेटर से जो है मिलिट्री सर्विस का राइट ले लिया गया था। फिर हम बात करते हैं इस रोमन एम्पायर के मेजर सिटीज़ की जहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है। तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तीन सिटीज़ थे, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक। कार्थेज यूरोप में था, अलेक्जेंड्रिया अफ्रीकन सिटी था, और एंटियोक जो है एशिया में सीरिया में स्थित एक सिटी था। ठीक है, और ये सिटीज़ जो है ये बहुत सारे विलेजेस, मजिस्ट्रेट्स और म्यूनिसिपल काउंसिल से मिलकर बने होते थे। यानी इन शहरों में मेनली ये तीन फीचर्स होते थे। रोमन सिटीज़ के तीन फीचर थे, विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस, देन मजिस्ट्रेट एंड म्यूनिसिपल काउंसिल। कैसे काम करते थे ये, तो यहाँ देखते हैं मीनिंग ऑफ रोमन सिटी। रोमन सिटी का मतलब या अर्थ क्या होता है, एन अर्बन सेंटर विद इट्स ओन मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, एक शहर वो होता था जिसका अपना खुद का मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश होता था। सिटी काउंसिल
जिसकी शहर की अपनी सिटी काउंसिल होती थी, एंड ए टेरिटरी, और उसके आसपास एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था जिसमें बहुत सारे विलेजेस होते थे उनके नियंत्रण में। द विलेजेस could be upgraded to the status of cities and vice versa generally as a mark of favor from the emperor। और इन villages को बाद में सिटी में इंक्लूड कर लिया जाता था जब राजा का फेवर होता था या राजा सिटी के फेवर में रहता था। तो एक सिटी मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता था, जिसका अपना मजिस्ट्रेट होता था, जिसकी अपनी सिटी काउंसिल होती थी, और जिसका अपनी एक टेरिटरी होती थी जिसमें बहुत सारे विलेजेस होते थे। ठीक है, अब इन रोमन सिटीज़ में रहने के क्या फ़ायदे? एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द सिटी ऑफ रोमन एम्पायर। द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन द सिटी वॉज दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर फूड शॉर्टेज एंड फैमिन्स इन द कंट्री साइड। ठीक है, शहरों में रहने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये था कि जब कभी क्रिटिकल क्रूशियल सिचुएशन आती थी, जब फूड शॉर्टेजेस हो जाता था या अकाल पड़ते थे, तब सिटीज़ में जो है फूड अवेलेबिलिटी विलेजेस की कंपैरिजन में ज़्यादा रहती थी। तो ऐसे में सिटी में रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता था, क्योंकि अकाल और खाने की कमी के समय सिटी जो है फार मोर बेटर प्रोवाइडेड देन विलेजेस। द सिटीज़ हैड पब्लिक बाथ। सिटीज़ में पब्लिक बाथ होते थे, यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ वहाँ बेटर होती थी। एंड द अर्बन पॉपुलेशन एंजॉयड ए हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। और इन सिटीज़ में एंटरटेनमेंट का लेवल भी विलेजेस की कंपैरिजन में ज़्यादा था, यानी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे गार्डन्स थे, पार्क्स थे, इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पर कंपटीशंस और बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ होते थे जहाँ पर लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता था। तो सिटीज़ की लाइफ फार बेटर थी रोमन एम्पायर में, क्योंकि वहाँ पर 3 चीज़ें बेहतर थी। पहला, फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, दूसरा पब्लिक बाथ्स अवेलेबल होते थे, और तीसरा हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वहाँ पर प्रोवाइडेड होता था। ठीक है, फिर ये रोमन एम्पायर जो है वो बहुत लंबे पीरियड तक रूल करता रहा, लेकिन उसमें बाद में 3rd सेंचुरी के बाद यहाँ जो लेट रोमन एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, अर्ली रोमन एम्पायर से लेट रोमन एम्पायर 3rd सेंचुरी में होता है, और 3rd सेंचुरी में ये जो भी घटनाएं होती है उसे 3rd सेंचुरी क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट वाज 3rd सेंचुरी क्राइसिस? द 1st एंड 2nd सेंचुरीज वर ए पीरियड ऑफ पीस। रोमन एम्पायर में पहली 2 सेंचुरीज जो थी वो शांति का युग थी, प्रॉस्पेरिटी का युग थी, एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारा वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। बट द 3rd सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। लेकिन 3rd सेंचुरी जो थी वो इस रोमन एम्पायर में क्राइसिस का समय था। अब क्या क्या क्राइसिस इस समय हुए? इन 225 न्यू डायनेस्टीज कॉल्ड ससेनियन मर्ज्ड इन द ईरान। ठीक है, 225 में जो ससेनियन डायनेस्टी थी वो ईरान में मर्ज हो गई। दे वर मोर एग्रेसिव एंड एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द यूफेरट्स। और ये ससेनियन एम्पायर जो ज़्यादा पावरफुल हो गई, और उन्होंने क्या किया, ज़्यादा एग्रेसिव होकर यूफेरट्स रिवर्स के पार जाकर रोमन एम्पायर के एरिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो 3rd सेंचुरी में पहला तो है ससेनियन एम्पायर द्वारा रोमन एम्पायर के पार्ट्स में अटैक होना। दूसरा, द जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मनी के आसपास के जो ट्राइबल्स थे जिन्हें बारबेरियंस कहा जाता था, बिगिन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड डैन्यूब। वो लोग जो हैं जर्मेनिक ट्राइब्स राइन और डैन्यूब को क्रॉस करके रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज पर अटैक करने लग गए। फ्रॉम 233 टू 280 सो रिपीटेड इन्वेजन, और 233 से लेकर 280 जो ईयर थे इनके बीच में बहुत बार इन जर्मेनिक ट्राइब्स ने डेन्यूब राइन रिवर को पार करके रोमन एम्पायर में इन्वेड किया। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड डैन्यूब, और रोमन को डैन्यूब रिवर के आसपास की बहुत सारी टेरिटरीज इन जर्मनिक ट्राइब्स के लिए छोड़नी पड़ी। तो दूसरा रीजन था जर्मनिक ट्राइब्स के अटैक। पहला था ससेनियन एम्पायर का एग्रेशन, दूसरा था जर्मनिक ट्राइब्स का अटैक, और थर्ड था द क्विक सक्सेशन ऑफ एम्परर्स, 25 एम्परर्स इन 47 ईयर्स। रोमन एम्पायर में 47 ईयर्स के 47 ईयर्स में 25 एम्परर चेंज हो गए एक के बाद एक, मतलब राजा बहुत जल्दी जल्दी इस समय परिवर्तित हुए थे, चेंज हुए थे। इज ए साइन ऑफ स्ट्रेन फेस्ड बाय द एम्पायर इन द 3rd सेंचुरी, और 3rd सेंचुरी में ये इतने सारे राजाओं का चेंज होना भी एक तरह का क्राइसिस साबित हुआ रोमन एम्पायर के लिए। तो 3rd जो क्राइसिस है वो है क्विक सक्सेशन ऑफ एम्परर्स और 25 एम्परर्स इन 47 ईयर्स। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। देखो तो यहाँ पर ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर की जो है वो राइन रिवर है। इसके नॉर्थ में जर्मेनिक ट्राइब्स रहते थे। उन्होंने राइन और डैन्यूब के क्रॉस जाकर ये जो रोमन एम्पायर का पार्ट था उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली फ्रांस, स्पेन वाला, इटली का जो पार्ट था, इस पार्ट में उन्होंने अपना एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ जर्मनी का ये पार्ट है, ये राइन और डैन्यूब रिवर है, और उन्होंने जो है यहाँ पर इस पार्ट में ये वाला पार्ट जो है धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में से एक महत्वपूर्ण चीज़ कि जर्मनिक ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर के एरिया को अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोमन कल्चर, रोमन सोसाइटी की। ठीक है, तो जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर के बीच में किस तरह के रिलेशन थे, कैसी वहाँ की सोसाइटी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। फैमिली किस प्रकार की थी वहाँ पर। तो रोमन एम्पायर में फैमिली, देयर वाज वाइड स्प्रेड प्रिवलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। इस पूरे रोमन एम्पायर में ज़्यादातर एकल परिवार की व्यवस्था थी। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है वो ज़्यादा प्रचलन में था। एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड। इस रोमन एम्पायर में जैसे ही बच्चा या लड़का जो है एडल्ट हो जाता था, वो अपने पेरेंट के साथ नहीं रहता था। और साथ ही साथ ये भी एक कॉमन चीज़ थी कि जो एडल्ट ब्रदर्स होते थे वो भी कॉमन शेयरिंग नहीं करते थे, यानी वो भी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेते थे और अलग अलग रहते थे। स्लेव्स वर हाउएवर इंक्लूडेड इन द फैमिली। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि दासों को, स्लेव्स को जो है फैमिली का पार्ट माना जाता था। तो देयर वॉज न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। एडल्ट सन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स व्हेन दे बिकम एडल्ट्स एंड स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली। स्टेटस ऑफ वुमेन किस टाइप का था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी वहाँ पर रोमन एम्पायर में। तो द वुमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। महिलाओं को प्रॉपर्टी में बहुत सारे राइट्स थे, लीगल राइट्स उन्हें मिले हुए थे। वो प्रॉपर्टी खरीद भी सकती थी और उसको मैनेज भी करती थी। दे वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 30s। और महिलाओं के विवाह जो है 20 से लेकर अर्ली 30s यानी 25 से पहले की एज में होते थे, यानी मैच्योर होने पर गर्ल्स की मैरिज होती थी। अरेंज मैरिजेज वॉज द जनरल नॉर्म। मैरिजेज जनरली अरेंज्ड होती थी। वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स। ठीक है, वुमेन जो है हस्बैंड्स द्वारा डोमिनेट की जाती थी, यानी हस्बैंड का घर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमिनेट रोल होता था। वाइव्स वर इवन बीटन अप बाय देयर हस्बैंड्स। और पत्नियों को यहाँ तक कि पति पीटते भी थे, वहाँ पर वाइफ्स को पीटा जाता था। ये बहुत अलग चीज़ देखी जाती थी। महिलाओं की कंडीशन फैमिली में इतनी रेस्पेक्टेबल नहीं थी। द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिजेज वॉज वन वेयर द वाइफ डिडंट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी बट रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली। ठीक है, यहाँ की जो विवाह है उसका एक बहुत टिपिकल फॉर्म ये था कि बहुत सी बार वाइफ जो है अपने पैतृक संपत्ति के जो राइट्स थे वो अपने हस्बैंड की अथॉरिटी में नहीं देती थी, यानी महिलाएं संपत्ति में अपने खुद के राइट रखती थी। इवन मैरिजेस के बाद भी उनकी जो अपनी संपत्ति थी होती थी उस पर उनका ही अधिकार होता था। विमेन रिमेन्ड प्राइमरी हायर टू फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। ठीक है, और विमेन जो है महिलाओं को विवाह के बाद भी उनके पिता की संपत्ति में अधिकार होता था। दे कुड बिकम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर्स आफ्टर देयर फादर्स डेथ। और यहाँ तक कि पिता की मृत्यु के बाद अपनी जो प्रॉपर्टी उन्हें पिता से मिलती थी उनका इंडिपेंडेंट ओनर भी महिलाएं होती थी। तो ये एक बहुत अलग चीज़ है रोमन एम्पायर में देखने को मिलती है कि वहाँ पर महिलाओं को या बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में शादी के बाद भी अधिकार होता था। डिवोर्स वॉज ईजी फॉर बोथ मैन एज वेल एज वुमेन। डिवोर्स की परंपरा, तलाक की परंपरा यहाँ पर बहुत प्रचलन में थी और मेन और वुमेन दोनों ही तलाक ले सकते थे, यानी दोनों में इक्वल का राइट था। यानी बहुत सारे राइट्स वुमेन के लिए थे, प्रॉपर्टी राइट्स था, उन्हें डिवोर्स का राइट था, लेकिन पतियों द्वारा उन्हें पीटा जाता था और जो है फैमिली में डोमिनेंट रोल जो है
मेल्स का होता था, फीमेल्स का नहीं होता था। फिर बात करते हैं लिटरेसी की, साक्षरता की स्थिति जो रोमन एम्पायर में वो किस प्रकार की, लोग कितने पढ़े लिखे थे। द रेट ऑफ लिटरेसी वेरिड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, अलग अलग पार्ट्स में लिटरेसी साक्षरता की रेट अलग अलग थी। लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड इन आर्मी ऑफिसर्स, एस्टेड मैनेजर्स एंड सोल्जर्स, जो आर्मी के ऑफिसर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, एस्टेट मैनेजर्स होते थे, वो जो है जनरली ज़्यादातर पढ़े लिखे ही होते थे। कैजुअल लिटरेसी एग्जिस्टेड एंड इट वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सामान्य साक्षरता भी प्रचलन में थी, यानी गरीब लोग या साधारण लोग भी पढ़े लिखे होते थे, लेकिन ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता था। कुछ जगहों पर सामान्य लोग ठीक ठाक पढ़े होते थे, कहीं कहीं नहीं भी होते थे। देयर वॉज अ वॉल इन पोम्पाई विच कैरिड एडवर्टीजमेंट एंड ग्राफिटी विच इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ कैजुअल लिटरेसी। पंपई नाम का एक सिटी है, वहाँ पर एक ऐसी दीवार मिली है जिस पर एडवर्टीजमेंट दिखाए गए हैं ग्राफिटी के रूप में, वहाँ विज्ञापन की तरह वो दीवार बनी हुई है, और जिसको देखकर ये लगता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद पोम्पई सिटी में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, उन एडवर्टीजमेंट को पढ़ना जानते थे, इसीलिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट वहाँ की दीवारों पर लगाए गए थे। ठीक है, तो कैजुअल लिटरेसी जनरल पब्लिक में भी थी, ये पता चलता है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। द कल्चरल डाइवर्सिटी वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज एंड एट मैनी लेवल्स। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी का पता लगता है, विविधता का पता लगता है। देयर वॉज अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डाइटीज, बहुत सारी विविधताओं में यहाँ देखना पड़ता है, बहुत सारे देवी देवताओं को यहाँ पर माना जाता था। द प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती थी, दैट वर स्पोकन। द स्टाइल्स ऑफ ड्रेसेस, बहुत सारी अलग अलग तरह की ड्रेसेस की स्टाइल थी, दैट वर वोर्न, जो पहनी जाती थी, यानी देवी देवता भी अलग अलग थे, भाषाएं भी बहुत सारी बोली जाती थी, और ड्रेसेस भी बहुत सारी अलग अलग पार्ट में रोमन एम्पायर में पहनी जाती थी। द फूड द पीपल एट, देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, खाना जो यहाँ पर खाया जाता था वो भी वैरायटी वाला था, डाइवर्सिटी वाला था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के हैं, एंड देयर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, उनकी बस्तियाँ भी अलग प्रकार की होती थी। ये सारी चीज़ें बताती है कि इस रोमन एम्पायर में कल्चरल डाइवर्सिटी थी। डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन डिफरेंट एरियाज, मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक कल्चर वॉज प्योरली ओरल। ठीक है, ज़्यादातर ये जो भाषाएं थी वो ओरल फॉर्म में होती थी, रिटन फॉर्म में नहीं थी, एटलीस्ट अंटिल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड फॉर देम, और जब तक कि कोई स्क्रिप्ट उनके लिए इन्वेंट नहीं हो जाती, यानी मोस्टली ज़्यादातर रोमन एम्पायर की लैंग्वेजेस ओरल फॉर्म में ही थी। As late as 5th century, Armenian began to be used as written form of languages. 5th century के आसपास आर्मीनियन जो है वो रिटन फॉर्म में भी लिखी जाने लग गई थी। इन अदर एरियाज द स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस द अदर वाइड स्प्रेड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, लेकिन दूसरे पार्ट्स में जो है लैटिन इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई कि उसने बाकी लैंग्वेजेस को जो है धीरे धीरे उन साथ। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।